हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे, यानी मौर्य वंश की स्थापना के पहले जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए उनकी चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने मगध का उत्कर्ष का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रमुख वंशों की चर्चा किए थे, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की चर्चा किए थे। तो जब नंद वंश की पतन होता है, यानी अंतिम शासक नंद वंश का तो घनानंद था। घनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद की हत्या करते हैं तो वहीं से जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो यानी आज हम लोगों को नंद वंश और हर्यक वंश के कालखंड के बीच में जो भारत में प्रमुख विदेशी आक्रमण हुए उनकी चर्चा करेंगे हम। इन आक्रमणों में सर्वप्रथम यहाँ पर देखिए, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, 2 आक्रमण प्रमुख हैं। ईरानी आक्रमण के तौर पर पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहला कौन सा आक्रमण हुआ था। भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। तो पूछा जाता है तो भारत में सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था, तो ईरानियों ने किया था। और ईरानियों के तौर पर सर्वप्रथम प्रमुख राजा था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय जो है ईरानी था, ईरानी साम्राज्य यानी हखामनी साम्राज्य का शासक था। वह सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किया था। तो ईरानी साम्राज्य यानी ईरानी आक्रमणकर्ता, ये हकमनी पूरा साम्राज्य था। हकमनी साम्राज्य में जो है आधुनिक में यहाँ पर ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, टर्की जो प्रमुख देश हैं, ये हकमनी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। और ये पूरा साम्राज्य इसका पूरा फैला हुआ था। इस साम्राज्य में जो प्रमुख राजा थे, देखिए इसमें जो है प्रमुख राजा हैं साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय के बारे में बताया जाता है, ये हकमनी वंश के साम्राज्य हैं। पहले समझ लीजिए, हकमनी जो वंश है, इस हकमनी वंश में कौन कौन से राजा हुए, प्रतापी राजा। देखिए जो हखामनी साम्राज्य, हखामनी वंश में भारत में जो पहली बार आक्रमण किया गया था, इसमें जो है पहला आक्रमणकर्ता जो है साइरस द्वितीय है। साइरस द्वितीय था। और साइरस द्वितीय ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस दौरान इसने ये जो है आपका हिंदू कुश पर्वत है, और यहाँ तक इसका पूरा भूभाग था, जहाँ रेड लाइन है उसका पूरा हकमनी साम्राज्य का विस्तार माना जाता था। तो साइरस द्वितीय ने जब आक्रमण किया तो इस हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए अफगानिस्तान के कुछ भूभाग पर अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास उसका असफल था, और ये जो आक्रमण था असफल हो गया। तो जब प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता कौन था, तो प्रथम आक्रमणकर्ता साइरस द्वितीय था, लेकिन इसे असफलता मिली थी, सफलता नहीं मिली थी। फिर उसके बाद एक और शासक आता है, एक शासक है, उसका नाम है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इससे जो है डेरियस प्रथम, इसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। जब हखामनी साम्राज्य का शासक बनता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, उस दौरान डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने की चेष्टा किया और भारत पर आक्रमण किया, और ये पहली बार इसका सफल आक्रमण था। देखिए जब वो आक्रमण करता है, तो पूरे भूभाग को जो है, जहाँ सिंध नदी है, यहाँ पर सिंध नदी है, और सिंध नदी के तट तक पूरा भूभाग जो है अपने अधिकार में ले लेता है। ये पूरे सिंध नदी के तट तक पूरा अपने अधिकार में ले लेता है। तो जो पहला सफल प्रयास डेरियस प्रथम करता है, यानी दारा प्रथम करता है। और इस दारा प्रथम ने जब पूरे भूभाग को अपने अंतर्गत ले लेता है, तो इससे जो है पूरे भूभाग में जो है, देखिए इस पूरे भूभाग में कंबोज, गांधार और सिंध प्रांत आते थे। देखिए इस पूरे भूभाग में, यहाँ पर इस पूरे भूभाग का जो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है कंबोज आएगा, सिंध है और गांधार, ये 3 प्रांत थे। इन तीनों प्रांतों को जो है डेरियस प्रथम जीत लेता है, और इस प्रमुख 3 जो प्रांत थे, जीतने के बाद जो है इसे जो है हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित करता है। इसे जो है 20वां प्रांत घोषित करता है। डेरियस प्रथम का ये 20वां प्रांत हो गया था। अब देखिए पूरा साम्राज्य का विस्तार उसका पूरा जो है सिंध नदी तक था, और ये इसमें जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा साम्राज्य उसका फैल चुका था।
तो इसमें जो कंबोज, सिंध और गांधार वाले क्षेत्र थे, 20वां प्रांत घोषित किया गया था। और 20वें प्रांत में जो है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि 20वें प्रांत में इसे 360 टैलेंट मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थीं। इसे जो है 360 टैलेंट मुद्रा प्राप्त होती थी, ये स्वर्ण मुद्रा होती थी। इस स्वर्ण मुद्रा जो है यहाँ से इतना प्राप्त करता था। तो यहाँ पर देखिए डेरियस प्रथम एक सफल प्रयास करता है, उस सफल प्रयास में जो है कंबोज, सिंध और गांधार के प्रांत को जीतता है, उसे 20वां प्रांत घोषित करता है। और इस पूरे 20वें प्रांत से जो है इसको जो है आय का बहुत बड़ा साधन मिल जाता है। यहाँ पर इसे 360 टैलेंट मुद्राएं प्राप्त होने लगती हैं। उसके बाद एक और शासक आता है, देखिए एक और शासक है दारा तृतीय। दारा तृतीय जब शासन करता है, अब यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि दारा तृतीय यहाँ का शासन करता है। फिर आइए हम समझने का प्रयास करते हैं यूनानी आक्रमण को, क्योंकि यूनानी आक्रमण के दौरान जो है हकमनी साम्राज्य का पतन होगा, इसलिए जो है पहले यूनानी आक्रमण को समझना आवश्यक है। देखिए यूनानी आक्रमण में जो है यहाँ का शासक है, देखिए ये मकदूनिया एक राज्य था। मकदूनिया आधुनिक जो यूनान देश है, यूनान देश का ये मकदूनिया एक राज्य था। मकदूनिया का शासक था फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय का पुत्र था अलेक्जेंडर तृतीय, यानी सिकंदर तृतीय के नाम से बाद में जाना जाएगा। तो यहाँ फिलिप द्वितीय का पुत्र था। देखिए हम यूनानी आक्रमण की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए फिलिप द्वितीय का पुत्र था अलेक्जेंडर तृतीय, इसे बाद में सिकंदर के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ का शासक जो है फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 329 BC के दौरान, जो है इसकी हत्या कर दी जाती है फिलिप द्वितीय की। तो उस दौरान जो है सिकंदर मात्र 20 वर्ष का था। उस 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन को प्राप्त करता है और वह राजा बनने के बाद जो है आक्रमण करता है हकमनी साम्राज्य पर। उस समय हकमनी साम्राज्य का शासक था दारा तृतीय। तो देखिए अलेक्जेंडर और हकमनी साम्राज्य यानी दारा तृतीय के मध्य युद्ध होता है। देखिए अलेक्जेंडर तृतीय के और दारा तृतीय के मध्य एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को जो है यहाँ पर अरावेला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अरावेला का युद्ध। इस अरावेला के युद्ध में दारा तृतीय हार जाता है और अलेक्जेंडर तृतीय जीत जाता है। जब अलेक्जेंडर तृतीय जीत जाता है तो अपनी एक उपाधि धारण करता है जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर वो उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर की उपाधि धारण करता है। यहाँ पर देखिए ये उपाधि धारण करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, और दूसरा नाम था सिकंदर इसका। इसी को जो है सिकंदर नाम कहा जाएगा। सिकंदर, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहिए चाहे सिकंदर कहिए, इसलिए जो है इसका नाम सिकंदर पड़ गया, और वहीं से जो है इसका नाम सिकंदर पड़ जाता है। वो आपने जो भी युद्ध करेगा सिकंदर के नाम पर करेगा। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि पहले ईरानी आक्रमण हुआ भारत में। ईरानी आक्रमण जो है सबसे पहले भारत में ईरानी आक्रमण होता है। ईरानी आक्रमण के दौरान पहला आक्रमणकर्ता जो है साइरस द्वितीय था। फिर उसके बाद साइरस द्वितीय का एक असफल प्रयास था। दूसरी बार आक्रमण होता है डेरियस प्रथम द्वारा। डेरियस प्रथम को दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका दारा प्रथम द्वारा ये सफल आक्रमण किया जाता है, जिसमें सिंध गांधार और कंबोज के प्रांत को जीत लेता है, और इस तीनों प्रांत को मिलाकर के एक 20वां प्रांत बनाता है, यानी हकमनी वंश का ये 20वां प्रांत घोषित हो जाता है। इस 20वें प्रांत से जो है इसे काफ़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो रही थी। इसके आय का प्रमुख साधन हो गया था, और ये पूरा प्रांत 20वां प्रांत इसका। उसके बाद एक और शासक आता है दारा तृतीय। उसके बाद एक यूनानी आक्रमण होता है। यूनानी आक्रमण में जो फिलिप होता है, फिलिप यानी सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर राजा बनता है तो उसका नाम होता है अलेक्जेंडर तृतीय और दारा तृतीय के मध्य युद्ध होता है। इसे अरावेला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस अरावेला के युद्ध को जीतने के बाद सिकंदर एक उपाधि धारण करता है जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर के नाम से जाना जाता है। हमने यहाँ तक समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए सिकंदर के जो कार्य है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर बन जाता है, तो सिकंदर के नाम से जाना जाता है उसे। देखिए अब सिकंदर जो है, देखिए जब भारत के अभियान की तरफ बढ़ेगा, अब उसका पूरा भूभाग यहाँ तक फैल चुका था सिकंदर का, क्योंकि पूरा देखिए ये पूरा प्रांत जो है सिकंदर के अधीन हो गया था। इस पूरे प्रांत का जो शासक सिकंदर बन गया था। उसके बाद ये भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, और उस भारत के बढ़ने तरफ जो प्रथम प्रयास किया जाता है, इसका पहली मुकाबला होता है तक्षशिला में। इसका तक्षशिला का शासक था उस समय अम्भी वहाँ का शासक था, और अम्भी और सिकंदर के मध्य जो है युद्ध होने वाला होता है। तभी अम्भी जो है आत्मसमर्पण कर देता है, और अम्भी और सिकंदर के मध्य समझौता होता है, जिसमें अम्भी ये वचन देता है कि आगे के जो भी युद्ध के आप युद्ध करेंगे उसमें हम सहायता करेंगे आपका। तो यहाँ पर अम्भी और सिकंदर के मध्य एक संधि होती है। फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है जिसे झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम का युद्ध, इसे झेलम का युद्ध कहिए, चाहे तो आप इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहते हैं। हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध यानी हाइडे स्पीच के युद्ध में जब होता है, ये युद्ध जो है पंजाब प्रांत के राजा होते हैं पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है। यानी जो पंजाब प्रांत था उस समय, पंजाब प्रांत यानी सिंध और झेलम के मध्य भूभाग को जो है पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता था। देखिए जो पंजाब का प्रांत था, देखिए पंजाब प्रांत जो है सिंध और झेलम के मध्य के भूभाग को पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता था, और यहाँ का राजा था पोरस। पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है। यहाँ पर पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो है पोरस हार जाते हैं। सिकंदर जीतता है, और यहाँ पर जो है सिकंदर जीत जाता है। जिसके बाद पोरस और सिकंदर के मध्य एक समझौता होता है, जिसमें सिकंदर पुनः जो है पोरस को उनके राज्य को वापस कर देता है, और पोरस जो है पुनः राजा बन जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि झेलम का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध, या इसे बितिस्ता के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इसे बितिस्ता का युद्ध भी कहते हैं, बितिस्ता का युद्ध भी कहेंगे इसे। इसे देखिए, इसको 3 नामों से जाना जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न पूछा जाता है। जब हाइडे स्पीच का युद्ध कहेंगे समझ जाइए कि झेलम का युद्ध है, और इसको जो है झेलम के युद्ध कहें, बितिस्ता के युद्ध कहें, चाहे हाइडे स्पीच का युद्ध कहें, तीनों एक ही नाम है। और तीनों युद्ध में जो तीनों नाम है एक ही युद्ध के नाम है, जिसमें पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में सिकंदर जीतता है, पोरस हार जाते हैं। उसके बाद सिकंदर का जो अगला अभियान होता है, देखिए अगले अभियान में जो है ये देखिए सिंध और झेलम के बीच युद्ध था। अब जो है देखिए अब ये जो है बढ़ रहा है। देखिए पहला जो है वो सिंधु नदी के तट पर आता है, सिंधु नदी को पार करते हुए झेलम तक पहुंचता है। अब फिर वो जो है झेलम नदी के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। झेलम से लेकर ब्यास नदी के मध्य, झेलम से ब्यास नदी के मध्य कई छोटे छोटे प्रांत में राजा थे। उन प्रांतों में जो है कई छोटे छोटे राजा थे, जैसे मालव था, अश्वक था, पाटल थे। तो इसमें जो प्रमुख परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। झेलम और ब्यास नदी के मध्य जो युद्ध किया है उस सिकंदर, उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जो है पाटल का युद्ध है, अश्वक का युद्ध है। पाटल हो गया, अश्वक हो गया, और पाटल हो गया, अश्वक हो गया, और मालव का युद्ध है। ये देखिए सबसे पहले मालव युद्ध हुआ था, मालव का युद्ध, फिर अश्वक का युद्ध, फिर अश्वक का युद्ध होता है, फिर जो है पाटल का युद्ध होता है। देखिए एक एक युद्ध की बहुत विशेषता है यहाँ पर, और परीक्षाओं में पूछा जाता है यहाँ पर। जब मालव के युद्ध की बात की जाए तो मालव युद्ध में जो है सिकंदर को गहरी चोट लगती है, और गंभीर चोट लगती है, जिसके बाद ये जो है
क्रोध में जो है वहाँ पर नरसंहार करने का आदेश देता है। वहाँ पर बहुत नरसंहार होता है, तो ये नरसंहार के लिए जाना जाता है, नरसंहार के लिए जाना जाता है सिकंदर का। तो सिकंदर यहाँ पर नरसंहार करता है। और अश्वक के युद्ध में क्या होता है, अश्वक के युद्ध में सिकंदर को महिलाओं से युद्ध करना पड़ता है। इससे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर महिलाएं युद्ध करती हैं। और पाटल के युद्ध का यहाँ पर विशेषता ये है कि सिकंदर का सबसे अंतिम युद्ध होता है। ये अंतिम युद्ध है सिकंदर का। देखिए, इन तीनों युद्धों को समझने का प्रयास करते हैं। झेलम और ब्यास के बीच देखिए, सबसे पहले जो सिंध नदी है, ये सिंध नदी आ गई। सिंध नदी के नीचे झेलम नदी है। झेलम नदी के नीचे जो है चिनाब नदी है। चिनाब नदी के नीचे जो है रावी नदी है। रावी नदी की ब्यास नदी है। देखिए, सिंध और झेलम नदी के बीच ये सिंध नदी हो गई, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है और ये ब्यास है। देखिए, सिंध और झेलम के बीच के भूभाग को पंजाब का प्रांत के नाम से जाना जाता था और वहाँ का शासक पोरस था। यहाँ जब युद्ध होता है इस भूभाग में, देखिए, जो इस भूभाग में जो युद्ध होता है, वहाँ जब युद्ध हारता है तो पोरस युद्ध हारता है। उसके बाद पुनः जो है पोरस को युद्ध के बाद जो है समझौता होता है, पोरस को राज्य वापस कर दिया जाता है। उसके बाद झेलम नदी की मध्य, झेलम से लेकर के ब्यास नदी की मध्य, इस पूरे भूभाग में जो युद्ध लड़े गए हैं उसमें प्रमुख युद्ध है मालव का युद्ध, अश्वक का युद्ध, पाटल का युद्ध। इस मालव के युद्ध में घनघोर नरसंहार करता है सिकंदर, और अश्वक के युद्ध में महिलाएं युद्ध में भाग लेती हैं, इसलिए जाना जाता है। और पाटल के युद्ध में सिकंदर का ये अंतिम युद्ध होता है, क्योंकि ब्यास नदी के आगे जो है पूरा भूभाग जो है, देखिए, ब्यास नदी के आगे जो है पूरा भूभाग जो है ये घनानंद के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यानी यहाँ के बाद जो है ब्यास नदी के बाद जो पूरा साम्राज्य मिलेगा, घनानंद का शासन चल रहा था वहाँ पर। और घनानंद बहुत क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता था, इसलिए वहाँ के सैनिक, सिकंदर के सैनिक भयभीत हो गए और युद्ध न करने का निर्णय लिया और पुनः वापस चलने का निर्णय लिए। तो जब वापस जाने लगा सिकंदर, उस दौरान जो है इसने प्रमुख नगरों की स्थापना किया था, जिसमें एक निकैया नगर है। इसमें प्रमुख निकैया नगर है। देखिए, इसके कौन कौन से नगर बनाए थे ये देखिए। नगरों की बात करते हैं हम। नगर में देखिए, इसने निकैया नगर की स्थापना किया था, और दूसरा है, एक निकैया नगर बनाया था, दूसरा है बुफेकाल नगर। बुफेकाल नगर की स्थापना जो है, बुफेकाल उसका एक घोड़ा था, उस घोड़े की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी याद में सिकंदर जो है इस बुफेकाल नगर की स्थापना करता है। और पहला था निकैया नगर। निकैया नगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है, पूछा जाता है ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, उसने दो नगर की स्थापना की है, एक निकैया नगर, दूसरा बुफेकाल नगर। बुफेकाल नगर को जो घोड़े की याद में बनाता है, निकैया नगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद इसके जो लौटने का जो मार्ग है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए, जब लौटता है सिकंदर युद्ध करके, यानी विश्व विजेता बन के जब वो लौटता है, देखिए, अब हकमनी साम्राज्य का पतन हो चुका था और पूरे साम्राज्य में जो है सिकंदर का बोलबाला था। देखिए, जब सिकंदर युद्ध करके लौटता है, जो लौटने के दौरान उसे दो मार्गों से लौटता है। इसने सर्वप्रथम एक जल सेना का स्थापना करता है और जल सेना का नेतृत्व करता जो है निर्याकस को बनाता है। और यहाँ पर निर्याकस और एस्टुबुलस दो लोग थे जिन्हें इसका नेतृत्व दिया गया था। देखिए, जब वो लौटता है, लौटने के दौरान यहाँ जो है एक अरब सागर की खाड़ी के पास जो है एक जल सेना का निर्माण करता है और जल सेना का नेतृत्व करता जो है निर्याकस को बनाता है। तो यहाँ पर जल सेना का नेतृत्व करता, जल सेना की स्थापना करता है। उसके बाद सिकंदर स्थल मार्ग से जाता है और वहीं पर जो निर्याकस होता है वो जल मार्ग से जाता है। जल मार्ग से कुछ सैनिकों को लेकर जाता है, फारस की खाड़ी से होते हुए आगे बढ़ता है।
देखिए उसने दो स्थल मार्गों का प्रयास किया था। देखिए उसके मार्ग थे दो, एक स्थल मार्ग से गया था और दूसरा जो था जल मार्ग से गया था। यानी जल मार्ग से जब गया था तो उसने एक जल सेना का निर्माण किया था और जल सेना को जो है नाव का वहाँ व्यवस्था किया और उसको जो है उसका नेतृत्व करता जो है निरियाकस को बनाया गया था। निरियाकस और अष्टुबुलस, इसमें देखिए जल सेना का नेतृत्व करता जल सेना का नेतृत्व जो है निरियाकस करता है और उसकी सहायता जो है अष्टुबुलस करता है, अष्टोबुलस। तो यहाँ पर दो लोगों का नाम पूछता है, निरियाकस और अष्टोबुलस। ये दोनों जो है नाव चालक थे। तो और इसके बाद देखिए और स्थल मार्ग का नेतृत्व जो है लौटते समय स्थल मार्ग का नेतृत्व सिकंदर खुद करता है। यहाँ पर सिकंदर जो है स्थल मार्ग से जाता है और निरियाकस और अष्टोबुलस जो है जल मार्ग से जाते हैं कुछ सैनिकों को लेकर के। और जब सिकंदर जो है स्थल मार्ग से जाते समय जो है बेबीलोन में पहुंचता है। बेबीलोन में पहुंचने के दौरान उसे तीव्र बुखार होता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो है बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम लोग जो इसको विस्तार ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे परीक्षा के फॉर्म में जैसे प्रश्न बनाए जाते हैं उस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आइए एक एक करके फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण को जो है मैप के थ्रू समझने का प्रयास किया। अब हम लोग व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ भी ये भी ध्यान देंगे कि परीक्षाओं में यहाँ प्रश्न कैसे बनते हैं, इसका विशेष ध्यान देंगे और आगे बढ़ते हैं। आइए इसको हम आगे क्रम से देखते हैं। सबसे पहले ईरानी आक्रमण की चर्चा करेंगे, उसके बाद यूनानी आक्रमण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ईरानी आक्रमण की चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं कि ईरानी आक्रमण को ईरानी या फारसी या पारसिक या हकमनी, ये चारों नाम एक ही होते हैं। और इन चारों नाम हकमनी वंश के साम्राज्य का पूरा विस्तार था ईरान में, इसलिए जो है इसे हकमनी वंश का साम्राज्य कहा जाता था। तो साइरस द्वितीय जो है भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता के तौर पर माना जाता है, लेकिन साइरस द्वितीय जो है हकमनी वंश का साम्राज्य का नेतृत्व करता था उस समय, और ये भारत पर आक्रमण करता है और इसका ये सफल प्रयास होता है। बात ये होती है कि यहाँ पर जब वो भारत पर आक्रमण करता है तो उस दौरान ये हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए अफ़गानिस्तान के प्रांत में आता है और अफ़गानिस्तान के कुछ प्रांतों को जीतता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है और पुनः ये वापस चला जाता है। तो जब प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता कौन है, तो भारत में प्रथम आक्रमणकर्ता ईरानी लोग थे। और पूछा जाए कि व्यक्ति कौन था, तो साइरस द्वितीय था। और ये किस वंश से संबंधित था? हकमनी वंश से संबंधित था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम आक्रमणकर्ता जो है, सफल आक्रमणकर्ता की बात की जाए, जब बात की जाए सफल आक्रमणकर्ता कौन था, तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसे डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है और ये प्रथम सफल आक्रमणकर्ता के तौर पर जाना जाता है। ये भी हकमनी वंश से संबंधित था। और जब डेरियस प्रथम हकमनी वंश का साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था उस समय 516 BC में जो है भारत पर आक्रमण करता है और इसका ये सफल आक्रमण था। और ये आक्रमण करने के दौरान जो है कंबोज, गांधार और सिंध के प्रांत को जीतता है और इस पूरे प्रांत को जो है हकमनी वंश का 20वां प्रांत घोषित करता है ये। तो प्रथम सफल आक्रमण की बात किया जाए तो प्रथम सफल आक्रमणकर्ता कौन था, तो ईरानी था। और ईरानियों में कौन था, तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है इसे। इन आक्रमणों के जो साक्ष्य मिले हैं, हेरोडोटस की पुस्तक है द हिस्टोरिका। हेरोडोटस जो है इतिहास के पिता माने जाते हैं और ये इनकी पुस्तक है द हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने हकमनी वंश के पूरे साम्राज्य के बारे में चर्चा किया है और उसमें ये भी बताए हैं कि इनका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। दारा प्रथम ने कंबोज, गांधार और सिंध प्रांत को जीत लिया था। जब 516 BC में भारत पर आक्रमण करता है दारा प्रथम 516 BC में जब भारत पर आक्रमण करता है उस दौरान कंबोज, गांधार और सिंध प्रांत को जीतता है और जीतने के बाद इस पूरे प्रांत को जो है अपने प्रांत में मिला लेता है और इस प्रांत को 20वां प्रांत घोषित करता है। यानी उसके पहले जो उसके 19 प्रांत थे और गांधार, सिंध और कंबोज को जीतने के बाद जो है इसको जो है 20वां प्रांत घोषित करता है ये। और जीत कर वो जो है 20वां प्रांत घोषित करता है। 20वें प्रांत में इसे देखिए 20वें प्रांत में से 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी।
इसे जो है प्रतिवर्ष 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्रतिवर्ष प्राप्त होती थी, जो पूरे हकमनी साम्राज्य का 1/3 भाग जो है इन्हीं 20वें प्रांत से ही मुद्राएं प्राप्त होती थीं। यानी देखिए, जो पूरे 20 प्रांत थे, 20 प्रांतों में सबसे ज़्यादा मुद्राएं जो थी कंबोज, गांधार और सिंध प्रांत यानी 20वें प्रांत से ही होती थी, और पूरे 19 प्रांतों में जो है 2/3 भाग प्राप्त होता था, और इस 20वें प्रांत में 1/3 भाग प्राप्त होता था। आइए आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ईरानी आक्रमण के दौरान भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ईरान जब आक्रमण करता है भारत पर, तो भारत के लोगों पर, उनकी कला संस्कृतियों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब ईरान का भारत पर आक्रमण होता है तो वे लोग जो है जब भारत में आते हैं तो कई प्रकार के अपने साक्ष्य छोड़ते हैं और उन साक्ष्यों को जो है यहाँ के लोग अपना लेते हैं, यही उनका प्रभाव था। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईरान के राजाओं के द्वारा जो अभिलेख छापने की जो प्रणाली थी, उन छापने की प्रणाली को जो है अशोक ने उन्हीं हूबहू उनकी प्रणालियों को नकल करते हैं, और अशोक द्वारा जो अभिलेख अलग अलग जगहों पर जो लगाए गए हैं, उन अभिलेखों को जो है ईरानी अभिलेख की तरह ही होते थे। तो देखिए, ईरान के राजाज्ञा के अभिलेख को लिखने की प्रणाली जो है अशोक द्वारा अपनाया जाता है, और अशोक ने उस प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा है छत्रप प्रणाली की शुरुआत की गई थी। छत्रप प्रणाली का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे प्रांतों में जब बांटा जाता था, क्षेत्रों में बांटा जाता था, उसे छत्रप नाम दिया जाता था। जैसे मान लीजिए हकमनी वंश का पूरा साम्राज्य था और ये पूरे 20 प्रांतों में बांटा हुआ था, तो ये इसमें जो 20 छत्रप होते थे, ये लोग 20 प्रांत यानी 20 छत्रप, और उसी को हम लोग प्रांत के नाम से जानते हैं। तो भारत में जो है जब पूरा बड़ा साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो उस पूरे बड़े साम्राज्य को जो छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया ताकि प्रशासन अच्छे तौर से चलाया जा सके। इसलिए जो है छत्रप प्रणाली की नकल जो है, यानी प्रांत बनाने की प्रणाली की जो नकल जो है, इन्हीं ईरानियों के द्वारा ही किया गया था। फिर आगे बढ़ते हम लोग। ईरानी सिक्के का प्रचलन किया गया था। भारत में ईरानी सिक्कों का प्रचलन किया गया था, जिसमें डेरिक जो स्वर्ण मुद्रा के तौर पर जानी जाती थी, और सिलगोई रजत मुद्रा के तौर पर जानी जाती थी। सिलगोई को रजत मुद्रा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है, देखिए परीक्षा में प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मुद्रा पाई गई थी। तो भारत में सबसे अधिक जो है, जब ये लोग आक्रमण करते हैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ, तो सबसे अधिक मुद्रा जो है सिलगोई मुद्रा थी, और सिलगोई मुद्रा को रजत मुद्रा के नाम से जाना जाता है, और डेरिक मुद्रा को जो स्वर्ण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो डेरिक जो है स्वर्ण मुद्रा थी, और सिलगोई जो है रजत मुद्रा थी, और भारत में ये प्रचलित मुद्रा थी। सिलगोई जो है भारत में प्रचलित मुद्रा थी, इसलिए जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईरान के जो प्रभाव में ही है, जो ईरान आक्रमण के दौरान भारत में क्या प्रभाव पड़ा, उसके अंतर्गत है। ईरान में जब ईरान की जो लिपि है अरमाइक लिपि, देखिए अरमाइक लिपि को जो है जब भारत में आती है, और भारत के लोग जो है इसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, इसको जो है खरोष्टी लिपि के नाम से जाना जाता है। इसको जो है खरोष्टी लिपि के नाम से जाना जाता है। अरमाइक लिपि को जो है खरोष्टी लिपि के नाम से जाना जाता है। जब अशोक अपने अभिलेखों का निर्माण करते हैं, तो अलग अलग जगहों पर जो उनकी भाषाएं होती थी, उन संबंधित भाषाओं के अनुरूप जो है लिपियों को तैयार करते थे। उन लिपियों को जो है अलग अलग स्थानों पर लगवाते थे, जिसमें अशोक का था ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि, अरमाइक लिपि, इन जगहों पर लगाया जाता, जिसमें से ब्राह्मी लिपि जो है पूरे भारत में पाई जाती थी, और वहीं पर खरोष्टी लिपि जो है देखिए उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के प्रांतों में पाई जाती थी, और ग्रीक लिपि जो है अफगानिस्तान प्रांतों में पाई जाती थी। अरमाइक लिपि भी जो है अफगानिस्तान में पाई जाती थी। यहाँ पर अशोक द्वारा 4 भाषाओं का उपयोग किया गया था अपने अभिलेख में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि। इसमें जो है अरमाइक लिपि को देखिए, अरमाइक लिपि को जो है कुछ परिवर्तित करके उसके खरोष्टी लिपि का विकास किया गया। अगर अरमाइक लिपि का विकास यहाँ नहीं हुआ होता तो खरोष्टी लिपि का विकास नहीं होता। तो ये प्रभाव था उनका। व्यापारिक मार्ग का विकास किया गया। जब ये लोग पूरे सिंध प्रांत को जीतते हैं, तो ये लोग एक मार्ग व्यापारिक मार्ग का शुरुआत करते हैं, और उस व्यापारिक मार्ग को जो है इनके पतन के बाद भी उस व्यापारिक मार्ग का प्रचलन हो जाता है। तो यहाँ पर व्यापारिक मार्ग के विकास किया गया था।
तो हमने यहाँ पर ईरानी आक्रमण के बारे में समझा। आइए फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि ईरानी, फारसी, पारसी क्या हकमनी, ये पूरा जो है हकमनी वंश के नाम थे। ये हकमनी वंश का पूरा साम्राज्य था ईरान में, इसलिए जो है ईरानी कहा जाता है इन्हें। प्रथम विदेशी आक्रमण की चर्चा की जाए तो कहा जाए कि प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता कौन था, तो प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता ईरानी थे। और कौन था, तो साइरस द्वितीय था। ये हकमनी वंश से संबंधित था। फिर हकमनी वंश का दूसरा राजा था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम को जो है दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है, और ये जो है भारत में एक सफल आक्रमण करता है 516 BC के समथिंग। ये भारत में प्रथम सफल आक्रमण करता है। और इन आक्रमणों का जो साक्ष्य है, हेरोडोटस की पुस्तक, हेरोडोटस को जो इतिहास का पिता माना जाता है, उनकी पुस्तक है द हिस्टोरिका, उसमें हकमनी वंश के पूरे साम्राज्य की चर्चा किया गया है। वहीं से जो है हमें इनके साक्ष्यों की चर्चा पता चलता है। दारा प्रथम ने कंबोज, गांधार और सिंध प्रांत को जीता, और इसको जो है 20वां प्रांत घोषित करता है। यानी जब भारत के क्षेत्रों को जीतता है वह, तो जो है इसे 20वां प्रांत घोषित करता है। और इस पूरे 20वें प्रांत में उसे जो है पूरी जो इसकी इकोनॉमी थी, गांधार, पूरी जो है ईरान की जो इकोनॉमी थी पूरी, यानी पूरी हकमनी जो साम्राज्य था, इसकी पूरी जो इकोनॉमी थी उसका जो है 1/3 भाग जो है इन 20वें प्रांत से ही प्राप्त होता था। बाकी 2/3 भाग अन्य प्रांतों से होता था। हम लोग सिकंदर के आक्रमण की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए सिकंदर जो है, सिकंदर का जन्म जो है 356 BC में होता है। 356 BC में सिकंदर का जन्म होता है और 332 BC में इसकी मृत्यु होती है। यानी ये 33 वर्ष की अवस्था में सारे कार्य करता है। और इसके जीवन के बारे में आगे अध्ययन करते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं, यानी हम लोग सिकंदर के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए पूरा यूनान को जो है, पूरे यूनान के अंतर्गत एक मकदूनिया एक राज्य था। उस मकदूनिया राज्य के राजा थे फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय जो है सिकंदर के पिता के तौर पर जाने जाते हैं। और सिकंदर के जो बचपन का नाम है एलेक्जेंडर तृतीय है। और सिकंदर का जन्म जो है 356 BC में होता है। 356 BC में इसका जन्म होता है। इसके जो गुरु थे, अरस्तु के गुरु माने जाते हैं। यहाँ परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। और इसके मृत्यु की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु जो है 323 BC में, 323 BC में जो है सिकंदर की मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु जो बेबीलोन में होती है। आगे हम इनके कार्यों का वर्णन करते हैं। आइए देखिए 329 BC यानी 329 BC में जो है 20 वर्ष की आयु में जब फिलिप की हत्या की जाती है, उसके बाद जो है सिकंदर राजा बनता है मकदूनिया का, और एक सपना लेकर आगे बढ़ता है कि उसे विश्व विजेता बनना है। देखिए उसके बाद वह जब आगे पहला आक्रमण जो है ईरान के शासक पर उसका आक्रमण होता है। उस समय ईरान का शासक था दारा तृतीय। दारा तृतीय पर वह आक्रमण करता है। वह आक्रमण जो है अरेबेला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस अरेबेला के युद्ध में सिकंदर की जीत होती है और यह जो है एलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण करता है। जब वह अरेबेला का युद्ध जीतता है सिकंदर, तो एलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि धारण करता है। और एलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है सिकंदर का नाम से भी जाना जाता है। तो इसे सिकंदर की उपाधि जो है अरेबेला के युद्ध के बाद जो है ये अपने आप को सिकंदर घोषित करता है। फिर आगे बढ़ते हम लोग 326 BC में हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत पर आक्रमण करता है। जब वह जो है आगे बढ़ता है तो हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए वह भारत पर आक्रमण करता है। और जब पूछा जाए कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण कब करता है, तो 326 BC में जो है वह जो है भारत पर आक्रमण करता है। 326 BC में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और सबसे पहला आक्रमण जो है तो उसे तक्षशिला पर आक्रमण करता है। उस समय तक्षशिला का शासक था अंभी को जो परास्त करता है और अंभी जो आत्मसमर्पण कर देता है और इससे वादा करता है कि आगे के युद्ध जो भी होगा आपकी हम सहायता करेंगे। तो अंभी के जो मित्र था शशिगुप्त, ये दोनों लोग जो है सिकंदर की सहायता करते हैं। और इन दोनों की सहायता से सिकंदर जो है पंजाब पर आक्रमण करता है। पंजाब यानी पूरा झेलम और सिंध और झेलम के बीच के पूरे भूभाग को जो है पंजाब के नाम से जाना जाता था। और वहाँ का शासक था पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध होता है और सिकंदर युद्ध जीत जाता है और पोरस की हार होती है। और इस पूरे युद्ध को जो है झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पूरे युद्ध को झेलम का युद्ध या बितिस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम का दूसरा नाम है बितिस्ता, इसे या बितिस्ता का युद्ध कहिए चाहे झेलम का युद्ध करिए। और वहीं पर जो है
इन युद्धों को जो है हाइडे स्पीच के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कहाँ हुआ था। तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है भारत में हुआ था, और ये हाइडे स्पीच का युद्ध जो है सिंध प्रांत में हुआ था, यानी पंजाब वाले पूरे प्रांत में जो है पंजाब प्रांत में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था, तो पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। हाइडे स्पीच के युद्ध में जो है झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें पोरस की हार होती है और फिर सिकंदर आगे बढ़ता है। वह जो है झेलम और ब्यास नदी के मध्य के भाग में कई छोटे छोटे प्रांत थे, उन प्रांतों में जो है युद्ध करता है। और उन प्रांतों में जो है प्रमुख प्रांत जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, देखिए मालवा का युद्ध है, अश्वक का युद्ध है, पोटल का युद्ध है। मालव का युद्ध, अश्वक का युद्ध और पोटल का युद्ध, यहाँ पर जो है परीक्षाओं से प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर 3 ही युद्ध की चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें तो कई युद्ध करता है, लेकिन यह 3 युद्ध महत्वपूर्ण हैं। मालव का युद्ध जो है यहाँ पर सिकंदर घायल हो जाता है, और पूछा जाता है प्रश्न कि सिकंदर किस युद्ध में घायल होता है। सिकंदर जो है मालव के युद्ध में घायल होता है, और घायल होने के बाद जब ये युद्ध जीतता है, उस दौरान जो है सिकंदर जो है मालव के क्षेत्र में जो है नरसंहार करता है। तो पूछा जाता है कि सिकंदर कहाँ नरसंहार करता है, तो मालव के युद्ध के दौरान जो है सिकंदर नरसंहार करता है। अश्वक का युद्ध देखिए, अश्वक का युद्ध जो है यहाँ पर अश्वक के युद्ध के दौरान पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी युद्ध में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो पूछा जाता है कि किस युद्ध में जो है सिकंदर जो है महिलाओं के साथ युद्ध किया था, तो अश्वक के युद्ध में जो है सिकंदर महिलाओं के साथ युद्ध किया था। पोटल का युद्ध, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोटल का युद्ध जब होता है, और पोटल का युद्ध ही सिकंदर का अंतिम युद्ध माना जाता है, इसके जीवन का अंतिम युद्ध होता है पोटल का युद्ध। और यहीं से बाद ब्यास नदी की शुरुआत होती है, और ब्यास नदी को जो है इसकी सेनाओं ने पार करने से मना कर दिया, क्योंकि ब्यास नदी के बाद जो है नंद वंश के साम्राज्य का विस्तार था। नंद वंश का शासक उस समय घनानंद था, और घनानंद का पूरा विस्तार जो है ब्यास नदी के तट तक था। इसलिए जो है सिकंदर के लोग, सिकंदर की जो सेनाएं थी, उसके अंदर भय था कि घनानंद जो है एक क्रूर शासक है, उसके पास एक विशाल सेना है, उनके भय से जो है सिकंदर जो है भारत में आक्रमण नहीं करता है। तो वहीं से जो सिकंदर जो है वापस चला जाता है, और वापस जाने के दौरान देखिए कुछ उसके साथ जो लेखक आए थे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिकंदर के साथ जो भारत में आए लेखक थे, निर्याकस था, एरिस्टोबुलस था, ओनोसिक्रेटस था। देखिए निर्याकस जो है जहाजी चालक के तौर पर जाना जाता है, इसे जहाजी चालक का नेतृत्वकर्ता कहा जाता था। और ये जहाज, इसकी एक नेवी थी, और उस नेवी का निर्माण जब सिकंदर करता है, तो सिकंदर जब नेवी का निर्माण करता है तो उसका नेतृत्वकर्ता जो है निर्याकस था, ये जहाज चालक था, और जहाज चालक का नेतृत्व करता था। एरिस्टोबुलस जो है एरिस्टोबुलस जो सिकंदर के साथ भारत आया था, उस सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा है। सिकंदर के युद्ध कहाँ कहाँ किए हैं, और किस युद्ध में उसे विजय मिली, और कैसे युद्ध का विजय मिला, इसके बारे में एरिस्टोबुलस की पुस्तक है, उसमें जो है इसके इतिहास मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ओनोसिक्रेटस जो है एक जहाज चालक था, और निर्याकस का सहायक के तौर पर माना जाता है। तो एरिस्टोसिक्रेटस जो है ये भी जहाज का चालक है, निर्याकस भी जहाज चालक था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण के जो प्रभाव पड़े भारत पर, इसकी चर्चा करते हैं। यूनानी आक्रमण का जो भारत पर प्रभाव पड़ा, जैसे हमने यहाँ पर ईरानी आक्रमण के बाद भारत का प्रभाव क्या पड़ा था, वहीं पर अब हम लोग यूनानी आक्रमण का जो है भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्यापारिक मार्ग की जानकारी मिली। व्यापारिक मार्ग जो है बनाए गए, तो उस व्यापारिक जिस मार्ग से सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, उसी मार्ग के द्वारा जो है व्यापार किए जाने लगा, तो व्यापारिक मार्ग का चर्चा होती है। इन व्यापारिक मार्गों में जैसे स्थल के द्वारा जो वह भारत में प्रवेश करता है और कैसे भारत से वापस जाता है, उन स्थलों के बारे में चर्चा मिलती है। तो यानी व्यापारिक मार्ग बन गया था। और जल मार्गों की भी चर्चा करता है, यानी वह जल मार्ग के द्वारा कैसे भारत से जो वापस जाता है उसके सैनिक, उसके बारे में चर्चा मिलती है। यानी व्यापारिक मार्ग यहाँ पर 2 मिलते हैं, स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा व्यापारिक मार्ग की जानकारी मिलती है। और दूसरा है गांधार शैली। गांधार शैली को जो है, गांधार शैली का विकास भारत में देखिए हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला, यानी इंडियन आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट दोनों को मिला दिया गया तो गांधार शैली का विकास होता है। गांधार शैली का जो बौद्ध धर्म से संबंधित है गांधार शैली, और ये जो है देखिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो गांधार शैली जो है हेलेनिस्टिक आर्ट और भारतीय कला, हेलेनिस्टिक आर्ट और इंडियन आर्ट को मिला देने के बाद जो है गांधार
शैली का विकास हुआ, गांधार कला का विकास हुआ। तो यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, इसको ये परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो गांधार शैली हेलेनिस्टिक आर्ट भारतीय कला को मिला देने के बाद गांधार शैली का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए इसने जो है निकैय नगर की स्थापना किया था, झेलम नदी के तट पर जो है निकैय नगर की स्थापना किया था। और फिर एक नगर और बताया था बुफेकाल नगर। बुफेकाल नगर जो है इसके घोड़े का नाम बुफेकाल था और इसकी मृत्यु हो जाती है, उसी की याद में जो है बुफेकाल नगर की स्थापना करता है ये। तो इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यापारिक मार्ग की जानकारी मिलती है। व्यापारिक मार्ग में स्थल मार्ग और जल मार्ग का प्रमाण मिलता है, स्थल मार्ग और जल मार्ग के साक्ष्य मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधार शैली का विकास हुआ, इसके आने से गांधार शैली का विकास हुआ, क्योंकि जब ये आया था तो हेलेनिस्टिक आर्ट वहाँ से लेकर आया था और यहाँ जब भारतीय कला से इसका मिश्रण हो गया तो एक नई शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं निकैय नगर। निकैय नगर किसने स्थापना किया था? झेलम में। और पूछा जाता है निकैय नगर की स्थापना किसने किया था? निकैय नगर की स्थापना सिकंदर ने किया था। और बुफेकाल नगर, बुफेकाल जो है अपने घोड़े के नाम पर एक नगर बसाया था, उसे बुफेकाल नगर के नाम से जाना जाता है। फिर जब वो झेलम, जब ब्यास के तट से जब वो वापस जो है अपने मकदूनिया में जाना चाहता है, तो मकदूनिया का जो शासक था वो फिर जो है वापस जाना चाहता है। तो उस दौरान जब वो वापस जाता है, देखिए तो अपने राज्य को जो है किन किन लोगों को दे दिया था। देखिए सिंध और झेलम के बीच के जो भूभाग था उससे जो है अम्भी को दे दिया था, क्योंकि अम्भी ने इसकी सहायता किए थे। तो अम्भी को जो है सिंध और झेलम के भूभाग को दे दिया। वहीं पर झेलम और ब्यास के भाग को पोरस को दे दिया था। देखिए जब हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था, यानी झेलम का जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। और जब पोरस से सिकंदर पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने कहा था कि जैसा एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ व्यवहार करता है, आप वैसा ही व्यवहार करिए। तो सिकंदर जो है उनसे खुश होता है, उनके राज्य को पुनः वापस कर देता है। तो यहाँ पर जो उनका राज्य का विस्तार था झेलम से ब्यास तक, मतलब तो पूरा वो उनके जो है दे दिया गया। तो झेलम से ब्यास तक पूरा जो है पोरस के अधीन हो गया। सिंधु के पश्चिम के जो भूभाग था, सिंधु के जो पश्चिम का भूभाग था उसे फिलिप को दे दिया गया। फिलिप उसके पिता नहीं थे, वो फिलिप उनके मित्र थे, उनको दे दिया था। एक कश्मीर के भूभाग को अभिसार को दे दिया गया था। आइए हम फिर समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि सिकंदर के पिता जो फिलिप द्वितीय थे, मकदूनिया के शासक थे, और इससे जो बचपन का नाम जो था अलेक्जेंडर तृतीय था, और इसके गुरु का नाम अरस्तु था। और इसकी मृत्यु जो है 323 बीसी में हो जाती है, यानी 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु होती है। 329 बीसी में जो है मकदूनिया का शासक बनता है। और 300 मकदूनिया का शासक बनने के बाद जो है ये दारा तृतीय के से युद्ध होता है, जिसे आराबेला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। आराबेला के युद्ध के विजय के बाद सिकंदर जो है अलेक्जेंडर तृतीय जो है सिकंदर की उपाधि धारण करता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 326 बीसी में हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए अफगानिस्तान पहुंचता है, पाकिस्तान पहुंचता है और सिंध प्रांत तक पहुंच जाता है। तो इस प्रांत को जीतने के बाद जो है 306 पूछा जाए कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कर पाता है। सिकंदर जो है 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। जब भारत पर पहुंचता है तो सबसे पहली लड़ाई उसकी जो है अम्भी से होती है, और अम्भी जो है आत्मसमर्पण कर देता है और उससे संधि करता है और आगे के युद्ध करने में उसकी सहायता करने का वचन देता है। तो सबसे पहला युद्ध जो है देखिए, तो अम्भी और शशिगुप्त की सहायता से वह पंजाब के शासक था पोरस, पंजाब का शासक था पोरस, उससे युद्ध होता है और पोरस की हार होती है। इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहते हैं या हाइडेस्पीच के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जो पोरस की हार होती है और पोरस की हार हो जाने के बाद पुनः पोरस को जो वापस कर दिया जाता है इस भूभाग को। फिर देखिए झेलम और ब्यास नदी के मध्य जो है झेलम और ब्यास नदी के मध्य युद्ध होता है। कई युद्ध होते हैं, उसमें छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था, लेकिन ये जो है मालवा का युद्ध होता है। देखिए इसमें जो है प्रमुख है मालवा का युद्ध, अस्मक का युद्ध, पोटल का युद्ध, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मालवा का युद्ध जो है जिसमें सिकंदर घायल हो जाता है, और यहाँ पर घायल हो जाने के कारण जो है सिकंदर यहाँ पर काफ़ी नरसंहार करता है। और दूसरा है अश्वक का युद्ध। अश्वक का युद्ध जो है महिलाओं से सिकंदर को युद्ध करना पड़ता है, इस तौर पर ये परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। पोटल का युद्ध जो है सिकंदर का अंतिम युद्ध माना जाता है। पोटल का युद्ध यानी ब्यास नदी के तट पर पोटल स्थित है और यहाँ पर उसका अंतिम युद्ध होता है।
सिकंदर के साथ भारत आए कि कुल जो लेखक आए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। निरियाकस था, अरिस्टोबुलस था और आनोसिक्रिस्ट था। तो निरियाकस जो है जहाज चालक के तौर पर जाना जाता है और अरिस्टोबुलस को सिकंदर के युद्धों का जो है इतिहास जो है अरिस्टोबुलस के द्वारा लिखा गया था। अरिस्टोबुलस जो है सिकंदर के जितने युद्ध हुए हैं उनके इतिहासों का जो साक्ष्य अरिस्टोबुलस की पुस्तक में मिलता है। फिर आनोसिक्रिट्स जो है ये भी जहाज चालक था निरियाकस की तरह। फिर आगे बढ़ते हम लोग यूनान सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्यापारिक मार्ग की जानकारी मिलती है। व्यापारिक मार्ग में स्थल मार्ग और जल मार्ग की जानकारी मिलती है। गांधार शैली का विकास होता है। गांधार शैली का विकास जो है हेलेनिस्टिक आर्ट और इंडियन आर्ट दोनों मिल जाते हैं, तो इससे गांधार शैली का विकास हुआ था। गांधार शैली का सर्वाधिक विकास जो है बौद्ध काल के दौरान हुआ था। तो निकाय और दूसरी बात है निकाय नगर की स्थापना किया था। सिकंदर जो है निकाय नगर की स्थापना किया था। झेलम नदी के तट पर स्थित है। बुफे काल नगर की स्थापना किया था। बुफे काल जो है उसके घोड़े का नाम था, उस अपने घोड़े के नाम पर बुफे काल नगर की स्थापना करता है। सिंधु और झेलम जब वह युद्ध करके वापस जाता है उस दौरान अपने साम्राज्य को किसको बांटता है इसके बारे में चर्चा करते हैं लोग। सिंध और झेलम के भाग को अम्बी को देता है। झेलम और ब्यास के भाग को पोरस को दे देता है और सिंध के पश्चिमी भाग को जो है फिलिप को दे देता है और कश्मीर के भाग को अभिसार को देता है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो हमने यहाँ पर मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।